वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में बात करने वाले दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों अगर आप सभी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 7 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जिसमें कि दोस्तों आप सभी को जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सारे जो प्रश्न दोस्तों आप सभी को 2017 के एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। यकीन मानिएगा सारे प्रश्न सिलेक्टेड आप सभी के लिए लिए गए हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने का बेनिफिट दोस्तों आप सभी को एक ही प्राप्त होगा कि आप सभी को दोस्तों एक आइडियाज़ लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप सभी उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टडी को जारी रख अच्छे स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते आज के इस क्लास को और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कह रहा है दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि मौद्रिक प्रबंधक, बी में कह रहा है कि सरकारी ऋण प्रबंधक, सी में कह रहा है विदेशी विनिमय प्रबंधन और डी में कह रहा है ग्राहकों के जमा स्वीकार करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगर आप सभी को दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पर आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। बात करते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। करें कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। आप सभी दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप सभी लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं रियली में। ठीक है ना। ताकि आप सभी के एक दोस्तों आप अपना जो कैपेसिटी है दोस्तों आप सभी का जो बात करें जो शक्ति आप सभी का कैपेसिटी है, आप सभी को पता लग पाएगा कि कितने आप सभी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, वित्त मंत्रालय हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था। कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1991 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि दूसरों राज्यों के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के आधार पर अधीन क्षेत्र को कहा जाता है। कह रहा है कि दूसरों राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इस अधीन क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि समुदाय, बी में कह रहा है कॉलोनी, सी में कह रहा है जनपद और डी में कह रहा है दोस्तों प्रांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कॉलोनी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर दोस्तों 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि और सारे प्रश्नों को आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि सारे प्रश्न को कॉपी में नोट कर पाएँ। ठीक है ना। ताकि इसी के आधार पर अपना दोस्तों अगला जो सेटअप होगा आप सभी तैयार कीजिएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना। बात कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि किस में प्रत्येक व्यस्त नागरिक का एक वोट होना चाहिए, व्यस्त नागरिक का वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है ना। ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया वोट से रिलेटेड, जो कि दोस्तों आप सभी से एक प्रश्न यहाँ से पूछता ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लोकतंत्र। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 क्या करें, ध्यान दीजिएगा।
ये प्रश्न दोस्तों आप सभी के अनुच्छेद से लिया गया है। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों इस टॉपिक्स को, तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी के साथ है कि आप सभी को 1 से 2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। अब कौन सा अनुच्छेद रहेगा ये नहीं, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछेगा। उसके लिए दोस्तों अगर आप सभी हमारा डिटेल्स वाले क्लास लेना चाहते हैं तो दोस्तों सुबह 6 बजे आप सभी को डिटेल्स वाले क्लास अपलोड किए जाते हैं, तो जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में दोस्तों इस कार्य को आप सभी कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करें दोस्तों अनुच्छेद नंबर 51 जो था वो भाईचारा पर संबंधित था। बात करते हैं अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद जो 49 हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों ये भी आप सभी के संविधान से ही प्रश्न लिए गए हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य हो जाता है। तो इसके मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जाने माने महान जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जाने माने महान जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध था। कौन था दोस्तों, मगध था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 9 नंबर। कह रहे कि भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप बताया गया है। कह रहे कि भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप के बारे में दोस्तों बताया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने भारत में एक नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। भारत के किस ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दोस्तों भारत में एक नए कानून को दोस्तों तोड़ने के लिए कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया हुआ है आप सभी का, महात्मा गांधी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। और दोस्तों आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को दोस्तों ये प्रीवियस इस क्वेश्चन वाला सेक्शन आप सभी को कैसा लगता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवर्तकर्ता कौन बन गए। कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवर्तकर्ता कौन बन गए दोस्तों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का। 11 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि कौन सा वर्ण विचार जाने माने वनों में से, जाने माने दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जाने माने वनों नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों आप सभी के लिए जाने माने वनों में से। यहाँ पर दोस्तों वनों है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है जो कि वनों हो गया, ठीक है ना। वनों में से चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। तो इस वनों में से दोस्तों चौथे स्थान की बात करें तो कौन हो जाता है, तो जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी बता दो कि शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का कह रहा है फ्रेंड्स कि सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे। सत्य
समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये आप सभी के प्रश्न में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का इस राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी के लिए लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी पेपर पेन लेकर के बैठिएगा ताकि सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर पाए, या दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप सब भी जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न की बात करते तो कह रहा है कि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेखा के कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516। 7516 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बात करते, प्रश्न नंबर 15 क्या करे, ध्यान दीजिएगा। करे कि किस दिशा में भारत वलीय दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कह रहा है क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस दिशा में भारत वलित है दोस्तों, ठीक है ना, वलित है यहाँ पर, ठीक है ना, कि वली है, वलित है, वलित पर्वतीय से घिरा हुआ नहीं है। तो कौन सा दोस्तों जो है जो कि घिरा हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का पश्चिम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बात करते, प्रश्न नंबर दोस्तों 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि देहांग घाटी के बाद हिमाचल दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्व सीमा बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं पूर्वांचल कहते हैं दोस्तों, पूर्वांचल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप सभी को एक मृदा से भी प्रश्न लिया जाता है कि सबसे पुराने मिट्टी को क्या कहते हैं या सबसे नई मिट्टी को क्या कहते हैं, कौन से स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु की प्रमुख नियंत्रण में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मानव प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 नंबर कह रहा है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है, जल मार्ग कितने हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 111 हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय वस्तु ऐसी वस्तु है जो, चुंबकीय वस्तु ऐसी वस्तु है जो क्या करती है दोस्तों ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होता है, ये कोई बात सही नहीं है। ये तीनों बात दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों 21 नंबर। अब दोस्तों आप सभी को जीएस वाला दोस्तों टॉपिक्स चालू हो चुका है, ठीक है ना। कह रहे कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती है। कह रहे कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो दोस्तों जो छवि है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग आभासी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी कहते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं 22 नंबर। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है। तो कैपिलरी एक्शन की उदाहरण की बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा साबुन के बुलबुले का निर्माण होना। बाकी सब दोस्तों सही है, लेकिन ये दोस्तों आप सभी का एक गलत हो जाएगा कि साबुन के बुलबुले का निर्माण होना इस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 23 नंबर। कीटों में गैसों के आदान प्रदान, कह रहा है कि कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए वायु नदी के जंजाल को क्या कहते हैं। वायु नदी नहीं है, यहाँ पर वायु नली रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, वायु नली हो जाएगा। वायु नली के जंजाल को क्या कहते हैं, तो संजाल, यहाँ पर जंजाल नहीं है यार, यहाँ पर संजाल हो जाएगा, संजाल हो जाएगा, ठीक है ना, न कि जंजाल तो ठीक है ना, तो संजाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर दोस्तों श्वास नली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वास नली ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या करें, अरे पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किन प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है। तो पानी के वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पो उत्सर्जन द्वारा दोस्तों करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए में करा दोस्तों लिथियम, बी में करा दोस्तों कि सोडियम, सी में करा मैग्नीशियम और डी में करा दोस्तों फ्लोरीन। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप सभी के लिए दोस्तों SW रहता है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्तों लास्ट में अपने वीडियो में दोस्तों अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप सभी 25 में कितना क्वेश्चन को लगा पाए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।